हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम क्या भूलूं क्या याद करूं और संस्कृति के 4 अध्याय, इन 2 विधाओं से जो है एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। जो भी मैं अभी एमसीक्यू करा रही हूं उसका जो है पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है आप लोगों के कहने पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो आंसर की मेंशन नहीं है, तो आप लोग आंसर की जो है वीडियो देखकर आंसर की उस पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की जो इधर उधर लिखा हुआ है तो उसको मुझे कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो मुझे उस समय क्वेश्चन का आंसर जो है खुद पता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है लिखी हूँ, आंसर होगा कहीं ना कहीं, उसको जो है मेंशन करने में टाइम लगेगा, है ना। और इस समय मेरा लैपटॉप भी ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग मुझे मेरा साथ दीजिए। अब जो है मैं जो पीडीएफ बनाऊंगी उसमें जो है मैं आंसर की मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाकी जो अभी भेजा है मैंने उसको आप लोग अपने तरफ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए और अपनी तैयारी आप लोग बेहतर बना सकें, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी है, इसमें जीवन की पूर्वादर का चित्रण प्राप्त है। ऑप्शन सी है, श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं। ऑप्शन ई है, बच्चन अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट रुक जाइए, ए नहीं सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ये तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। अब डी और ई गलत क्यों है देख लेते हैं। बच्चन सबसे पहले जो है बाबूपट्टी गांव का नहीं, अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अब बच्चन जो है अपने माता पिता के 9वीं संतान नहीं 6वीं संतान थे। आप लोगों ने आत्मकथा पढ़ा होगा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा 9वीं संतान वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है इसलिए गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूँ रचना में किन गाँव का उल्लेख है, इनमें से किन गाँव का उल्लेख है। तो अमोढ़ा हमने देख ही लिया और बाबूपट्टी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, ए और डी। आगे देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष बताइए। राइट आंसर क्या होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1969 है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1969। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो एक आत्मकथा है, ठीक है, आसान प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कहाँ गए थे। 44 वर्ष की उम्र में हरिवंश राय बच्चन पीएचडी करने कहाँ पे गए थे। तो कैम्ब्रिज में गए थे, ठीक है, कैम्ब्रिज। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे, बच्चन गांधी जी की राजनीतिक कविता को क्या कहते थे। हरिवंश राय बच्चन गांधी जी की राजनीतिक कविता को क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक कविता कहते थे। आगे देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार बच्चन अपनी कविता को किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, गांधी जी की कविता को प्रतीकात्मक और अपनी कविता को क्या कहते थे, जीवनवादी कविता, ठीक है, जीवनवादी, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन्होंने ही इनका कई खंडों में विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहा। उपयुक्त कथन क्या भूलूं क्या याद करूं रचना से किस पात्र के बारे में कहा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल कौन थे हरिवंश राय बच्चन के? तो परदादा थे, ठीक है। इसमें इस आत्मकथा में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी का जो जिक्र उल्लेख है इसमें, तो पीढ़ी को जो है जैसे परदादा, दादा और उनके पिता, ठीक है, ऐसे ही उनका नाम आप लोग क्रम में याद रखेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो उनकी माता का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, माता का। आगे नाम भी है उनका, देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की माता का क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, सूरसती यानी सरस्वती, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन है, आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि सूरसती का जो है पर्यायवाची मानते हैं सरस्वती को, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, स्त्री के आंसुओं के समान पुरुष बेबस हो जाता है, उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? स्त्री के आंसुओं के समान पुरुष बेबस हो जाता है, उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के अनुसार इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सभी पंक्तियां आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्रम में है, ये क्रम में आप लोग याद रखेंगे। पहला देखेंगे, पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। दूसरा है, जिंदगी और औरत उसी आदमी को किस्सा मानती हैं जो झिझोड़ कर फेंक दे। तीसरा ऑप्शन है, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। चौथा ऑप्शन है, विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है ना। कितना अच्छा कथन है, ठीक है ना। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है, बिल्कुल सही है ना। पांचवा ऑप्शन है, नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है, ठीक है। अलग अलग पात्रों का ये कथन है, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से। तो बिल्कुल क्रम में है, आप कोई भी विधा पढ़ रहे हैं उसका कथन, महत्वपूर्ण कथन को, इम्पोर्टेंट कथन को आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्रम में पढ़ेंगे, क्रम में ध्यान रखेंगे। 2 से 3 क्रम में आप लोग ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप सभी को क्वेश्चन पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के गौड़ पात्र कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, सभी जो है पात्र गौड़ पात्र हैं। मनसा भी, गणेश और रामचरण शुक्ल और रामनाथ पांडे, ये सभी गौड़ पात्र हैं। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख मिलता है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। पूछा जा सकता है इनमें से किस रचना में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें केवल बच्चन जी का परिवार, ठीक है, जी रहेगा, इनमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। उपयुक्त कथन क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। यह नरेंद्र शर्मा का कथन है, लेकिन किस रचना के संदर्भ में इन्होंने कहा है? ये बात यहाँ पे 2 प्रश्न जानने को मिला। यह कथन तो नरेंद्र शर्मा का है ही है, ठीक है, लेकिन किस रचना के संदर्भ में इन्होंने कहा है? तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। तो ये कथन जो है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से है, ठीक है, लेकिन किसका है? तो शिवमंगल सिंह सुमन का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन का ये कथन है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के लिए बच्चन जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? सरस्वती सम्मान, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। कब मिला था इनको? तो 1991। आगे देखिए, ये कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल घर कर जाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिल बर्बाद करूं मैं।
उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ जो है हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, आगे कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, है ना। तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे, एनटीए तो ऐसे ही पंक्ति देगा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं नहीं देगा, है ना, जैसा कि मैंने शायद बता भी दिया, क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं। आप बताइए आप लोग, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के कवि हैं। तो हालावाद के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। – 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है। तो स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है इन्होंने। आगे देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। क्या बताएंगे आप लोग। राइट आंसर 1956। 1956 राइट है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 3 ऐड कर दीजिएगा आप लोग 56 में। ठीक है, 56, 57, 58, 59 तो पता चल जाएगा। अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है 1959 में मिला था। आगे देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं। 12, 17, 7, 3। पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं। दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण हैं। तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न कि तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं। तो 12 प्रकरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी अध्याय का नाम भी हम आगे जानेंगे। चलिए देखिए प्रश्न ही वही है। संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे इस पुस्तक की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, सही है। चौथा ऑप्शन है यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, बिल्कुल सही है। पाँचवां है इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में आर्य आगमन का उल्लेख मिलता है, तो ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं जो गलत है वो क्यों गलत है। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है ना, ये तीसरे अध्याय का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा क्या है, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में आर्य आगमन का उल्लेख है, नहीं पहले अध्याय में जो है आर्य आगमन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इन चारों अध्यायों को देखो, यहाँ पे नाम है। ठीक है, अब इनको जो है क्रम में लगाना है, इसलिए मैं इसके पहले जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया वहाँ पे मैंने नहीं बताया, क्योंकि अध्यायों से लेकर प्रश्न नेक्स्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा 4 भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये जो है हमारा पहला अध्याय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ये दूसरा अध्याय होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये तीसरा अध्याय है, और भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये चौथा अध्याय है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, आविर्भाव, विद्रोह,
आविर्भाव, फिर विद्रोह, फिर इस्लाम, यूरोप। ठीक है, ऐसे भी आगमन आप इसका याद करेंगे ना क्रम में, तो अगर पूरा लाइन नहीं याद रहा ना तो इतना भी याद रहा कि आविर्भाव, विद्रोह, इस्लाम, यूरोप। ठीक है, तब भी क्रम में लगा लेंगे आप, क्योंकि आएगा तो पूरी लाइन आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक अपना करके याद करना पड़ेगा, तभी जो चीज़ें याद रहती हैं। हर चीज़ को आप रट्टा मारोगे आप लोग तो वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, है ना। आज याद रहेंगी, कल भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज़ पे आप बिठा के उसको याद रखेंगे ना माइंड में, तो बहुत हेल्प मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे चलिए, आगे देखेंगे हम। दिनकर इस पुस्तक बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने इस पुस्तक में बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए हैं। इनमें से वो कौन कौन से हैं ये बताना है। मनुष्य दुखी है, मनुष्य अकारण नहीं है, दुख का विरोध संभव है, इस निरोध का मार्ग भी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखिए ना, यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरे ना चैनल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इश्यूज़ हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी, एमसीक्यू कराती रहूँगी, आप लोग चिंता नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अगर मैसेज करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ना करूँ, अगर टाइम नहीं मिला तो आप लोग थोड़ा उसको बुरा नहीं मानेंगे कि मैम रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कल ही मैसेज आया, मैंने देखा तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चारों का नाम याद रखेंगे आप लोग। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं इस पुस्तक में। ठीक है, आगे देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति का इतिहास कितने क्रांतियों से मानते हैं? 4, 5, 7 या 8? संस्कृति के 4 अध्याय मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, यहाँ से प्रश्न जो है बनता ही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? ए हो जाएगा 4। ठीक है, 4 क्रांतियों में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का अधिकांश सामग्री किस पुस्तक से लिया है? उर्दू पुस्तकों से, अंग्रेजी के पुस्तकों से, फारसी के पुस्तकों से या अरबी के पुस्तकों से? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के पुस्तकों से। ठीक है, दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का अधिकांश सामग्री कहाँ से लिया है पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? अंग्रेजी के पुस्तकों से। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय को किस नाम से पुकारा है? बताइए, किस नाम से पुकारा है दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय रचना को? साहित्य का ग्रंथ। ठीक है, साहित्य का ग्रंथ। आगे देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में। ठीक है, प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 3 प्रकरण हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किन किन विषयों पर चर्चा की गई है ये बताना है। आर्य आगमन का और भारतीय जनता। ठीक है, आर्य आगमन, भारतीय जनता। राइट आंसर ए और बी होगा। बहुत डीप क्वेश्चन है वो, है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। संस्कृति के 4 अध्याय में जन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः कितने नस्लों में बांटा है? ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना में जन विज्ञान, ठीक है, जन विज्ञान ने संसार के सभी जातियों को मुख्यतः कितने नस्लों में बांटा है? तो 3 नस्लों में बांटा है। ठीक है, 3 नस्लों में। चलिए यहाँ पे एक बार नस्ल भी, 3 नस्ल कौन कौन से हैं आप लोग? काकोशियन। ठीक है, पहला है, पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे। काकोशियन, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ भी सकता है। ठीक है, दूसरा है मंगोल। ठीक है, काकोशियन, मंगोल, और तीसरा हो जाएगा इथोपियन।
ठीक है, ये 3 नस्लों का नाम लिख दिया। अब काकेशियन में जो है गोरे लोग पाए जाते थे, ठीक है, और मंगोल में शायद काले लोग हैं, और इथोपियन में शायद भूरे लोग, ऐसे जिक्र है। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मुझे इतना पढ़ी थी लेकिन ध्यान नहीं है। लेकिन काकेशियन में जो है गोरे लोग पाए जाते हैं और मंगोल में जो है काले लोग, ठीक है, ये दोनों मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो तीनों का नाम लिख दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख लेंगे एक बार और। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार दिनकर ने द्रविड़ों का कौन कौन सा विकास माना है? इनमें से कौन कौन सा विकास माना है? तो देखिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की, कृषि का विकास और सिंचाई के लिए नदियों को बांधने का कार्य, इन तीनों को माना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत डीप प्रश्न है, उतना बड़ा रचना को जो है पढ़ के मैंने इन प्रश्नों को लिया है, ठीक है। अगर संस्कृति के 4 अध्याय से अगर प्रश्न बने ना तो 1000 भी प्रश्न बन सकते हैं, 1000 के ऊपर भी प्रश्न जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्न जहाँ से आते हैं उन प्रश्नों पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना में ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश कौन सा था? संस्कृति के 4 अध्याय रचना में ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश क्या बताया गया है? तो सप्त संधव, ठीक है, सप्त संधव बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कर्म ज्ञान और भक्ति से कार्य कर्मकांड तो 16 आने आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्रागवैदिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ है। उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है? बताइए। 4 अध्याय हैं तो इसमें से जो है प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है? प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, ठीक है। अब उनमें से जो है किस प्रकरण से है, बहुत डीप प्रश्न है। नहीं, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ूँ मैं। कर्म ज्ञान और भक्ति के कार्य कर्मकांड तो 16 आने आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्रागैतिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ है। उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है? प्रथम अध्याय नहीं होगा यहाँ पे। संस्कृति के 4 अध्याय के अध्याय रचना के किस प्रकरण से है, ठीक है, ये हटा दीजिए। किस प्रकरण से है ये प्रश्न होगा। तो प्रकरण 2 से है, ठीक है। प्रकरण 2 आप पढ़ेंगे ना। प्रकरण 2 का क्या नाम बताया मैंने? प्रकरण 2 का नाम है प्राचीन हिंदुत्व का विद्रोह, ठीक है। नहीं, ये वो हो, सॉरी मिस्टेक हो रहा है मेरे से यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है, ठीक है ना। प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है? तो दूसरे प्रकरण से है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, ठीक है, 3 प्रकरण, तो उन प्रकरण में से दूसरे प्रकरण में जो है ये कथन दिया गया है। बहुत ही डीप क्वेश्चन को लिया है मैंने ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, आदमी कमज़ोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद में होती है। देश की एकता पहले टूटती है, दास्ता उस पर बाद को जाती है। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? यह जो कथन है किस रचना से है? संस्कृति के 4 अध्याय से है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय से। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी, ठीक है, फारसी भाषा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर को मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में आख्यायित किया है? राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या समासिक संस्कृति कवि के रूप में? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा नवोत्थान कवि के रूप में। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब जो है किस भाषा में रखा जाता था? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के अनुसार आप सभी को बताना होगा अगर कि अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब जो है किस भाषा में रखा जाता था, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अकबर बोला जा रहा है तो ज़रूर उर्दू होगा या फारसी होगा। ठीक है, हिंदी है। अच्छा, एक प्रश्न और है, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, दिनकर ने हिंदू मुसलमान एकता के 3 बड़े नेता इनमें से किसको नहीं मानते? ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार जो है रामधारी सिंह दिनकर हिंदू मुसलमान एकता के 3 बड़े नेता मानते हैं। ठीक है, इनमें से वो 3 कौन कौन से हैं? जो नहीं हैं वो आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। कबीर को माना है, अकबर को माना है, गांधी को माना है, नेहरू जी को नहीं माना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नेहरू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिनकर ने हिंदू मुसलमान एकता के 3 बड़े नेता इनमें से किसको नहीं मानते हैं? तो नेहरू जी को नहीं मानते हैं, बाकी तीनों लोगों को माना है। ठीक है, तो ये नाम दिया जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों नाम याद रखेंगे, कबीर, अकबर, गांधी। ठीक है, इन्होंने तीनों को बड़े नेता मानते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। किस रचना के अनुसार पूछा गया है यहाँ पे? संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है, और सभी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं आ रहा है। अगर ये विधाएं आप लोगों ने पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, याद कर लीजिए इन क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना साथ मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। क्लास को आप लोग शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, छोटा सा लाइक कर दिया करिए, इंतज़ार रहता है मुझे। ठीक है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ठीक है, MCQ लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।